हाय फ्रेंड्स, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट पर हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बर्डन ऑफ प्रूफ से डील करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब सबूत का भार, यानी ऑब्लिगेशन टू प्रूव। किस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन किस व्यक्ति या किस पार्टी के ऊपर रहेगा, ये हमें मिलता है चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। ये रेंज करता है सेक्शन 101 से लेके 114A तक। ओके, तो बर्डन ऑफ प्रूफ के दो टाइप्स होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूविंग द प्लीडिंग्स और बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग प्लीडिंग्स का मतलब होता है पूरा केस एस्टेब्लिश करना और पूरे केस को प्रूव करने का भार किस पार्टी के ऊपर रहता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिविल केसेस के अंदर जब ए और बी के बीच में एक ज़मीनी विवाद होता है और ए क्लेम करता है कि जिस लैंड के ऊपर बी का पोजेशन है वह लैंड बी का नहीं है, इंस्टेड वो ए का है, और ये प्रूव करने के लिए और ये क्लेम्स जो ए अपनी प्लेंट में प्रोड्यूस करता है, इन सबको प्रूव करने का जो भार होता है वो ए के ऊपर होता है। अब ए इन्हें कैसे प्रूव करेगा? अगर उसने ज़मीन किसी से खरीदी है तो वो सेल डीड देगा, अगर ये ज़मीन उसे विल में मिली है तो वो विल प्रूव करेगा, विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये पूरा केस प्रूव करने का बर्डन ए के ऊपर रहेगा। ठीक है, सेक्शन 101 जो है वो इस बर्डन ऑफ प्रूफ के कोर प्रिंसिपल की बात करता है। सेक्शन 101 ये कहता है कि जब एक व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच करता है सीकिंग अ जजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज विच इज बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्ट्स, तो उन फैक्ट्स को प्रूव करने का बर्डन भी उसी व्यक्ति के ऊपर रहेगा जो कोर्ट के पास अप्रोच किया है एक जजमेंट को पाने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में ही जो बर्डन ऑफ प्रूविंग प्लीडिंग्स होता है ना, सिविल में वो लाई करता है प्लेंटिफ के ऊपर। इसके ऊपर जो केस है हमारा वो है दस्ताने वर्सेस दस्ताने का। ठीक है, जो दूसरा केस होता है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर बर्डन बताता है वो होता है जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इस केस में ये कहा गया था कि बर्डन ऑफ प्रूविंग जो होता है कि अक्यूज गिल्टी है वो होता है पूरा प्रोसिक्यूशन के ऊपर, एंड प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टेब्लिश दैट बियॉन्ड द प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ओके, सो अब हमें ये पता पड़ता है कि जो सेक्शन 101 का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी शिफ्ट नहीं करता है। जैसे ही हम पढ़ेंगे कि बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस क्या होता है, तब हमें पता पड़ेगा कि एक बर्डन ऑफ प्रूफ और होता है जिसे हम ओनर्स ऑफ प्रूफ के नाम से भी जानते हैं, और वो शिफ्ट होता रहता है, पार्टीज टू पार्टी वेराई करता है। ठीक है, इससे डील करता है सेक्शन 102। सेक्शन 102 ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आखिर किस पार्टी के ऊपर लाई करता है। तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी या उस व्यक्ति के ऊपर लाई करता है हु वुड फेल इफ नो एविडेंस वाज गिवन फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड्स। अगर दोनों ही पार्टीज की तरफ से कोई एविडेंस ना दिया जाए तो जिस पार्टी की हार होगी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पिछला ही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसके अंदर ए और बी के बीच में जमीनी विवाद था। अब एक क्लेम तो करता है कि लैंड ए का है बी का नहीं है, पर इस क्लेम को प्रोसीड करने के लिए वो कोई एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करता है, ना कोई सेल डीड देता है, ना कोई विल प्रूव करता है। तो किस बेसिस पे आखिर कोर्ट ए के फेवर में जजमेंट देगा? नहीं देगा, एविडेंट है। देयरफॉर इस बात को प्रूव करने का बर्डन ए के ऊपर रहेगा। अब जैसे ही ए ने कोर्ट में सेल डीड या विल प्रोड्यूस करी और वो एडमिट हो जाती है, तो कोर्ट ये इन्फेरेंस ड्रॉ करता है कि हाँ, जो जमीन है, जो लैंड है, वो ए का है, बी का नहीं है। इसको रिबेट करने के लिए बी वापस से एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, ये प्रूव कर सकता है कि जो उसने विल या फिर सेल डीड प्रोड्यूस की वो फॉर्ज्ड है, वो फेक है, जो विटनेसेस थे वो ब्राइब्ड है। ठीक है, जैसे ही बी ने ये एविडेंस प्रोड्यूस किया और वो एडमिट होता है, वैसे ही बर्डन वापस शिफ्ट होता है ए के ऊपर, और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ एंटायर प्रोसीडिंग्स ये जो बर्डन है ए से बी के ऊपर, बी से ए के ऊपर शिफ्ट होता रहता है एक पर्टिकुलर एविडेंस प्रोड्यूस करने का। इसे कहते हैं बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस, और ये होता है हमारा ओनर्स ऑफ प्रूफ। और ओनर्स ऑफ प्रूफ जो होता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट होता रहता है जब तक कि कोर्ट फाइनल जजमेंट नहीं देता है। ठीक है, इसके ऊपर जो केस था जिसमें ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ के बीच में डिफरेंशिएट किया गया था वो था राघवम्मा वर्सेस चेचम्मा। ठीक है, तो सेक्शन 103 जो है वो बात करता है फैक्ट। एक पर्टिकुलर तथ्य को प्रूव करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर रहेगा जो चाहता है कि कोर्ट उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस में विश्वास करे। फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर आरोप लगा है कि उसने 20 अप्रैल शाम 7 बजे दिल्ली में बी की हत्या की है। ठीक है, अब ए ये चाहता है कि वो कोर्ट को ये प्रूव करा सके कि उस समय वो दिल्ली में नहीं था, इंस्टेड वो जयपुर में था। तो इस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन ए के ऊपर रहेगा, इसे हम एलिबाई कहते हैं। तो ए कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा कि हाँ, एविडेंस प्रोड्यूस करेगा स्टेटिंग दैट उस दिन वो जयपुर में था, और वो कैसे शो करेगा? फ्लाइट या ट्रेन की टिकट जिससे वो जयपुर आया या जयपुर से दिल्ली आया,
कहीं अगर वो होटल में रुका था तो उस होटल का जो बिल होता है, रिसीट होती है, वो प्रोड्यूस करेगा। अगर वो किसी काम से गया था, से ए जो है वो एक एम्प्लॉयड है फर्म के अंदर, तो कॉर्पोरेट के काम से गया था मीटिंग अटेंड करने, तो उसने उसकी ट्रांसक्रिप्ट या फिर उसका कुछ एविडेंस प्रोड्यूस किया, जिससे कोर्ट ये मानेगा कि हाँ ए उस समय दिल्ली में नहीं था, इंस्टेड वो जयपुर में था, तो ये प्रूव करने का बर्डन ए के ऊपर था। गॉट इट। अब जो अगला प्रोविजन होता है वो 4, ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट टू बी प्रूवन इन ऑर्डर टू मेक अनदर एविडेंस एडमिसिबल। एक फैक्ट को प्रूव करना जिसके प्रूव होने पर कोई दूसरा एविडेंस एडमिसिबल बनता है, उसका बर्डन भी उसी व्यक्ति पर होता है जो दूसरे एविडेंस को एडमिसिबल साबित कराना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कोर्ट में अपने फादर की विल एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो विल को एडमिट होने से पहले उसे कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा दैट इज फादर इज नाउ डिसीज्ड। अब वो कैसे प्रूव करेगा, तो डिसीज होने पर आपका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो कोर्ट में वो डेथ सर्टिफिकेट लाएगा, जिसके बेसिस पे कोर्ट ये इन्फेरेंस ड्रॉ करेगा दैट इज फादर इज नाउ डिसीज्ड, और जो विल है उसे एग्जीक्यूट कराया जा सकेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, हम सेक्शन 185 पे चलते हैं। सेक्शन 185 जो है वो स्पेसिफिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे ही लगता है। सेक्शन 185 कहता है कि जब अक्यूज का केस जनरल एक्सेप्शंस जो आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 में दिए गए हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शंस जो आईपीसी या किसी और लॉ के अंदर दिए गए हैं, उनमें फॉल करता है, तो ये प्रूव करने का बर्डन अक्यूज के ऊपर ही रहेगा, और कोर्ट उस सर्कमस्टेंसेस का प्रिजम्पशन लेगा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जिससे वो अक्यूज क्लेम कर। फॉर एग्जाम्पल, ए हाईवे के ऊपर 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और सामने से साइकिल पे एक आदमी आता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी की मौत हो जाती है। ए को पुलिस पकड़ती है और उसके ऊपर 304 ए नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग का चार्ज लगता है, जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है। ए कोर्ट में क्लेम करता है कि साहब मेरी नेग्लिजेंस नहीं थी, इंस्टेड ये एक एक्सीडेंट था। सेक्शन 80 जो आईपीसी का है वो कहता है कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से की गई कोई भी एक्ट क्राइम नहीं घोषित की जा सकती है, तो एक अक्यूज जो है ए वो ये क्लेम करता है। तो अब इस चीज़ को प्रूव करने का बर्डन कि हाँ ये जो मेरा केस है वो एक्सीडेंट था, ना कि मेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस थी, इसका बर्डन भी अक्यूज ए के ऊपर रहेगा। मूविंग ऑन, जो सेक्शन 106 है वो बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। ऐसा कोई तथ्य साबित करना जिसकी नॉलेज सिर्फ उसी व्यक्ति को है, उसका बर्डन उसी व्यक्ति के ऊपर रहेगा जिस व्यक्ति को उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। रात की 10 बजे 2 चोरों को चोरी करनी थी, पर घर पे बहुत अच्छा एडवांस लॉक लगा था, तो एक लॉक स्मिथ को उसके घर से गोली की नोक पे उठा के ले गए और बोला कि ये घर जो है इसका दरवाजा तोड़ के हमें खोल के दे। ठीक है, पुलिस 10:30 बजे वहाँ पहुँचती है, दोनों चोरों को और उस लॉक स्मिथ को पकड़ लेती है और उनके ऊपर रॉबरी का चार्ज लगता है। ठीक है, अब जो लॉक स्मिथ है वो क्लेम करता है कि साहब मेरे ऊपर जान का खतरा था, इसलिए मैंने इनका सपोर्ट किया, इसलिए मैंने इनका लॉक खोल के दिया, मैं इनकी रॉबरी में शामिल नहीं हूँ। अब ये जो फैक्ट है ये सिर्फ उस लॉक स्मिथ की नॉलेज में है, तो इस चीज़ को प्रूव करने का बर्डन भी लॉक स्मिथ के ऊपर रहेगा, ना कि किसी और पार्टी के ऊपर, ना कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अब हम 2 इसेंशियल प्रिंसिपल्स फ्लो करते हैं सेक्शन 106 से। पहला होता है रेस इप्सा लॉक्विटर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यूजुअली नेग्लिजेंस के केसेस में जब आप देखेंगे, आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा, तो नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश करने का बर्डन जो होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें डिफेंडेंट के पार्ट पर जो नेग्लिजेंस होती है वो बहुत ही एविडेंट होती है, तो उस केस के अंदर जो इंसिडेंट्स और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब उसके पार्ट पर नेग्लिजेंस इतनी एविडेंट है कि वो साफ दिखता है। इसके ऊपर मैं आपको एक केस बताता हूँ, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस कमलाक्षी अम्मा। इसमें क्या हुआ था कि एक पेडिस्ट्रियन थी और एक लाइव वायर था, जैसे तार के ऊपर बिजली के खंभे के ऊपर तार होता है, वो लटक रहा था और उसमें बिजली फ्लो कर रही थी और तार टूटा हुआ था। एक पेडेस्ट्रियन मतलब चलने वाला व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है और इलेक्ट्रोक्यूट होकर मर जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा केस था जिसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पार्ट पर जो नेग्लिजेंस थी वो एविडेंट थी, तो कोर्ट ने इसकी एविडेंट जो है उसकी नेग्लिजेंस उसे प्रिज्यूम किया और बर्डन शिफ्ट हो गया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर कि वो बताए कि साहब हमारे पार्ट पर नेग्लिजेंस नहीं थी। तो ये होता है रेस इप्सा लॉक्विटर का प्रिंसिपल। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है लास्ट सीन थियरी। ठीक है, लास्ट सीन थियरी भी क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए और बी 2 दोस्त थे, 20 अप्रैल की रात 8 बजे वो साथ में घूम रहे थे और उसके बाद में ए और बी को किसी और के साथ किसी ने नहीं देखा। 21 अप्रैल की सुबह 5 बजे बी की डेड बॉडी मिलती है ठीक उस जगह से आधा किलोमीटर दूर जहाँ पे ए और बी को आखिरी बार साथ में देखा गया था। बी को उसके बाद में किसी ने किसी और के साथ नहीं देखा गया था। ठीक है, तो कोर्ट ये इन्फेरेंस ड्रॉ करेगा कि ए का बी की डेथ से शायद कुछ लेना देना हो सकता है, तो ये इन्फेरेंस ड्रॉ की जाती है लास्ट सीन थियरी के बेसिस पे। हाउएवर 2023, यहाँ पे मैंने 13 लिखा है, इंस्टेड इट इज 2023, उसका एक केस है
जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि सिर्फ लास्ट सीन थियरी के बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, 100% गिल्ट एस्टेब्लिश करनी चाहिए। लास्ट सीन थियरी के बेसिस पे आप प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकते हो और प्रिजम्पशन के बेसिस पे आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हेल्ड किया गया था जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में, और ये थी हमारी लास्ट सीन थियरी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 107। ये बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ से। जब कोई व्यक्ति क्लेम करता है दैट अ सर्टेन पर्सन इज डेड एंड इट इज शोन दैट जो पर्सन का क्लेम किया जा रहा है वह डेड है, ही वॉज अलाइव विद इन द प्रीवियस 30 ईयर्स, तो जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है दैट ही इज नाउ डेड, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा कि वो प्रूव करे जिस व्यक्ति को क्लेम किया जा रहा है वह डेड है, वो एक्चुअली में डेड है, ही इज नाउ डिसीज्ड। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन 108 है, वो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात करता है। जब कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि एक पर्सन अलाइव है और जिस पर्सन का क्लेम किया जा रहा है कि वो अलाइव है उसके बारे में किसी ने पिछले 7 सालों से नहीं सुना है, जो भी उससे कांटेक्ट में थे, जो उसके घर वाले थे, फैमिलीज थी, जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने किसी ने उसके नॉलेज में नहीं है कि वो अलाइव है नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जो क्लेम करता है दैट ही इज अलाइव, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर रहेगा टू प्रूव दैट ही इज नाउ अलाइव। ठीक है, मूविंग ऑन, सेक्शन 109 पे हम आते हैं। सेक्शन 109 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू सर्टेन रिलेशनशिप। जब ये शो किया जाता है कि दो लोगों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट, लैंडलॉर्ड टेनेंट या पार्टनर्स की रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है और एक व्यक्ति ये क्लेम करता है कि दैट दे आर नॉट इन द सेम रिलेशनशिप एनी मोर, तो ये बर्डन उसी के ऊपर रहता है प्रूव करने का दैट ही शुड प्रूव कि अब वो उस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो रिलेशनशिप अब सीज हो चुकी है। ठीक है, सेक्शन 110 जो है वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप व्हेन पोजेशन इज विद अनदर पर्सन। जो हम केस शुरू से लेते हुए चल रहे हैं ए और बी का, जब ए कोर्ट के पास अप्रोच करता है स्टेटिंग दैट जिस लैंड के ऊपर बी का पोजेशन है वो बी का नहीं है, वो मेरा है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो प्रूव करना कि वो लैंड जो है वो बी का नहीं वो ए का है, ए के ऊपर रहेगा। उसका मेन रीजन ये होता है सेक्शन 110, इसके अंदर एक केस था जाट सिंह वर्सेस सुंदर सिंह। इस केस के अंदर ये हेल्ड किया गया था कि जो पोजेशन होता है वो प्राइमा फेसी प्रूफ होता है ओनरशिप का। तो अगर बी के पास उस लैंड की ओनरशिप है ना, तो ये पोजेशन है, तो ये प्राइमा फेसी प्रूफ होगा बी की ओनरशिप का, एंड देयरफॉर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है ए के ऊपर कि वो ये प्रूव करे कि जो लैंड है वो बी का नहीं है, इंस्टेड वो ए का है। गॉट इट? मूविंग ऑन, सेक्शन 111 बात करता है जब ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के एक्टिव कॉन्फिडेंस में होती है। आपने फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स के बारे में सुना होगा, जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 16 जो होता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती क्या है। ऐसी रिलेशनशिप जो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है, एडवोकेट क्लाइंट हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, उन्हें कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में होती है। फॉर एग्जांपल, ए का क्लाइंट है बी और बी अप्रोच करता है ए जो अटॉर्नी है उसको एक केस लड़ने के लिए। केस खत्म होने के बाद में ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें बी ए को एक ज़मीन बेचता है आधी कीमत पे, 10 लाख की अगर 1 एकड़ प्रॉपर्टी है तो वो 5 लाख पर बेचता है। और कुछ समय बाद बी कोर्ट को अप्रोच करता है स्टेटिंग दैट ए ने उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की थी और वो ये क्लेम करता है कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की थी तो वो जो ज़मीन ए के पास गई है उसे वापस मुझे दिया जाए। अब बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर रहेगा सिंस ही वॉज इन द पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस टू प्रूव दैट जो ये ट्रांजेक्शन गुड फेथ में था, सद्भाव पूर्वक ट्रांजेक्शन था, इसका बर्डन रहेगा ए जो अटॉर्नी है। सो नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द चैप्टर ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बात करता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया है कि जब भी एक चाइल्ड का बर्थ होता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज और विद इन 280 days ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दैट मैरिज एंड द मदर हैज रिमेन्ड अनमैरिड, तो दैट चाइल्ड शैल बी द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन विथ हुम द मदर इज मैरिड और वॉज मैरिड। ठीक है, हाउएवर इस फैक्ट को रिवर्ट किया जा सकता है सिर्फ एक शर्त के ऊपर, जब जो फादर होता है चाइल्ड का वो ये प्रूव कर सके कि एट द टाइम ऑफ बिगॉटन देयर वॉज नो एक्सेस बिटवीन द पार्टीज दैट इज फादर एंड मदर। इसका मतलब जब चाइल्ड कंसीव हुआ हो उस बीच उस दौरान ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि फादर और मदर के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर अब हम 2 केसेस पढ़ते हैं, गौतम कुंदू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि कोर्ट एज अ रेगुलर प्रोसीडिंग, एज अ रेगुलर कोर्स ऑफ प्रोसीजर्स डीएनए टेस्ट की अनुमति नहीं दे सकता है। इसका कारण ये होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एनी फैक्ट विच इज़ नॉट ऑनरेबल मस्ट नॉट बी प्रिज्यूम्ड। ठीक है, ऐसे तो बहुत से केसेस
दिन पे दिन कोर्ट में आते रहेंगे, और इससे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि चाइल्ड के ऊपर स्टिग्मा लग जाता है कि वो बास्टर्ड चाइल्ड है, तो ये चाइल्ड के ओवरऑल वेलबींग और वेलफेयर के लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट देता है, ठीक है। हाउएवर जब फादर ये प्रूव कर देता है दैट ही हैड नो एक्सेस एट द टाइम ड्यूरिंग विच चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन, तब कोर्ट इस चीज़ का एविडेंस ले सकता है, तब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि हाँ डीएनए प्रूफ अब हम ले सकते हैं और लेजिटिमेसी को हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली एक और केस है नंदलाल बडवैक वर्सेस लता बडवैक। अब ये थोड़ा लेटेस्ट केस है, 2013 का केस है। इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि जो डीएनए टेस्ट होता है वो प्रिवेल करता है सेक्शन 112 के कंक्लूसिविटी के प्रूफ के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब फादर ये एस्टेब्लिश कर देता है कि देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम एट विच द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर फादर ये प्रूव नहीं करेगा कि उस समय कोई एक्सेस नहीं था, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, तब तक कोर्ट डीएनए टेस्ट की अनुमति नहीं देगा। और अगर फादर ने एस्टेब्लिश कर दिया और डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट के अंदर ये पाया जाता है कि वो जो चाइल्ड है वो फादर का नहीं है, फादर्स लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुए, तब जो डीएनए टेस्ट है वो प्रिवेल करेगा कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर सेक्शन 112 के। उसका रीजन क्या है, ट्रुथ मस्ट ट्रायम्फ, इट इज द हॉलमार्क ऑफ जस्टिस। अब कंक्लूसिव प्रूफ की जो बात की जाती है वो सेक्शन 41, 112 और 113 में हमें मिलता है। यूजुअली कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ 112 में एक ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट करने का, वो है नॉन एक्सेस। 41 और 113 में कंक्लूसिविटी को रिबट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो सेक्शन 113 है वो एक रिडंडेंट सेक्शन आप कह सकते हैं, सिंस इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है, तो सेक्शन 113 भी कुछ ऐसा ही वो कहता है कि अगर जब पहले इंडिया की टेरिटरी थी तो ब्रिटेन के अंदर आती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता था कि टेरिटरी का कोई पार्ट जब प्रोविंशियल एस्टेट्स रहते थे तो उनमें से किसी प्रिंसली स्टेट के पास या किसी राजा के पास वापस दिया जा रहा है, और उस चीज़ को एक नोटिफिकेशन में असर्टेन या एक्नोलेज किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि जो लैंड है वो वापस उस प्रिंसली स्टेट को दिया गया है। तो ये सेक्शन 113 का कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो अब हमारा अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 114। ये मे प्रिजम्पशन पे बेस्ड है, मतलब कोर्ट उपधारणा कर सकता है। इसके अंदर जो प्रिजम्पशंस होंगे वो बेस्ड होंगे ह्यूमन कंडक्ट, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, इनके ऊपर आधारित कोर्ट कुछ प्रिजम्पशंस कर सकता है, ठीक है। तो अब आप जब इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे तो आपको करीब करीब 9 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे जो अलग अलग बात कहते हैं। तो इनको याद करने का मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, वो है सैक, एसजेसी, रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस, रिफ्यूजल टू आंसर और ऑब्लिगेटरी। सैक कैसे, हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट्स एक्टिविटी कमेटी होती थी तो मैंने उससे सैक का नाम लिया। सिमिलरली एसजेसी है तो ए को रिप्लेस करके मैंने जे लगाया, और रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस, रिफ्यूजल टू आंसर और ऑब्लिगेटरी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक का मतलब समझाता हूँ। तो एस जो हमारा है वो स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करता है। तो जब एक व्यक्ति के पास से स्टोलन प्रॉपर्टी बरामद की जाती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि या तो वही आदमी जिससे वो प्रॉपर्टी बरामद की गई है वो थीफ है, उसने ही चुराई थी, या फिर उस व्यक्ति को ये नॉलेज थी दैट दिस प्रॉपर्टी इज स्टोलन प्रॉपर्टी। ये कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकता है। जो हमारा दूसरा प्रिजम्पशन होता है वो अकम्प्लिस के ऊपर होता है। अब अकम्प्लिस होता क्या है, एक क्रिमिनल या फिर एक ऑफेंडर या फिर एक अक्यूज्ड की क्राइम कमिट करने में अगर किसी व्यक्ति ने मदद की है उसे हम अकम्प्लिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 लोग थे, उन्हें बैंक लूटना था, बैंक लूटने के लिए उन्हें हथियार चाहिए था, उन्होंने सी से एक गन खरीदी। तो इस केस के अंदर सी जो है ऑल्दो उसने थेफ्ट या रॉबरी कमिट नहीं की पर उसने हथियार सप्लाई करके वो उनका अकम्प्लिस बनता है। तो अकम्प्लिस के जब एविडेंस लिए जाते हैं तो उसके ऊपर कहा बताया गया है सेक्शन 114B के अंदर, इसमें ये कहा गया है कि जो अकम्प्लिस होते हैं वो यूजुअली अनट्रस्टवर्दी होते हैं, उनके ऊपर क्रेडिट, उनकी टेस्टिमनी के ऊपर क्रेडिट हम नहीं दे सकते। इसका रीज़न क्या होता है कि अकम्प्लिस का प्राइमरी टारगेट ये होगा कि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके और जो अक्यूज्ड है उनके ऊपर आरोप लगा के उनके फेवर, उनके अगेंस्ट सबूत देके उन्हें दोषी ठहरा सके। और ठीक है, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकता है कि जो उसका टेस्टिमनी है दैट इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। अब जो सी है कंसिडरेशन की बात करता है। जब भी किसी व्यक्ति को बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई चेक इशू किया जाता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि दैट इज इन रिटर्न फॉर गुड कंसिडरेशन। अगर मैंने 50,000 रुपये का कैश एक आदमी को दिया है, लोन दिया है, और उस आदमी ने मेरे को एक चेक दिया है 55,000 का जो 3 महीने बाद मैं रिकवर कर सकता हूँ, तो इसका अर्थ प्रिजम्पशन ये ड्रॉ किया जा सकता है कि हाँ जो चेक मुझे मिला है वो एक कंसिडरेशन के बदले में मिला है जो मैंने उसे लोन दिया था। ठीक है, मूविंग ऑन जो अगला हमारा सेगमेंट होता है वो SJC की बात करता है। पहला, स्टेट ऑफ थिंग्स। तो ये इलस्ट्रेशन ये बताता है कि जब
एक चीज़ की स्टेट ऑफ थिंग्स बताई गई है जो एग्जिस्ट करती है, तो वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक वो अपने नेचुरल एलिमेंट में सीज ना करे एग्जिस्ट होना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, जो हम मेडिसिन खरीदते हैं दुकानों से, फार्मेसी से, वहाँ पे आप अक्सर देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक पैरासीटामोल खरीदी अप्रैल में, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल की है 2023 की और उसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2024 की। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि इस पीरियड के दौरान जब मैं उसे एविडेंस एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करूंगा मेरी पैरासीटामोल को 2 महीने 3 महीने बाद में, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा दैट इट इज़ नॉट एक्सपायर्ड येट। वो जो स्टेट ऑफ थिंग थी वो स्टेट ऑफ थिंग में एग्जिस्ट करती है एंड इट इज़ नॉट सीज्ड येट। ओके, मूविंग ऑन, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जे, जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट। इसका अर्थ ये होता है कि जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट हैज़ बीन रेगुलरली फॉलोड, इसका कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोर्ट के अंदर आप अगर एक हियरिंग में जाते हैं, उसके अंदर एविडेंस लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद में जैसे ही एविडेंस कंप्लीट होते हैं तो विटनेस का साइन लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक जुडिशियल एक्ट है, ऑफिशियल एक्ट है, ये प्रिजम्पशन लेगा कि वो एक जुडिशियल एक्ट थी और वो अपने कोर्स ऑफ नेचर में रेगुलरली फॉलो की गई थी। ठीक है, अब जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस के कॉमन कोर्स में फॉलो की जाती है वो फॉलो हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक किराने की दुकान है या फिर होलसेल की दुकान है, तो जब आप कुछ आइटम या फिर माल बेचते हो तो आप उसकी एंट्री करते हो अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। तो जब रिकॉर्ड्स पेश किए जाते हैं कोर्ट के अंदर किसी ऐसी ही एंट्रीज के, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि फलाना डेट को फलाना दिन टाइम वो एंट्री की गई होगी। सिंस ये एक कोर्स ऑफ प्रोसीजर है तो वो प्रोसीजर फॉलो किया गया होगा, ये कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस है, पहले रिफ्यूजल टू आंसर दूसरा है। रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस है, इसके अंदर ये होता है कि जब कोर्ट एक एविडेंस की मांग करता है किसी एक पार्टी से और वो पर्सन या पार्टी रिफ्यूज कर देती है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने से, तो कोर्ट ये इन्फरेंस प्रिज्यूम कर सकता है कि वो जो एविडेंस मांगा जा रहा है, वो जो एविडेंस कोर्ट में मांगा जा रहा है, वो दैट वाज अगेंस्ट दैट पार्टी। जो पार्टी डिनाई करती है ना प्रोड्यूस करने के लिए कि मैं उसको उस चीज़ को, उस एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करूँगा, तो दैट एविडेंस वॉज अगेंस्ट दैट पार्टी हु हैज डिनाइड टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पॉइंट भी ऐसा ही है, रिफ्यूजल टू आंसर। जब कोई पार्टी एक जवाब देने से इनकार कर देती है कोर्ट में, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है कि वो जो आंसर हो सकता था वो उस पार्टी के लिए इंटरेस्ट में हानिकारक हो सकता था, अगेंस्ट इंटरेस्ट होता उस पार्टी के। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है हमारा इलस्ट्रेशन वो है ऑब्लिगेटरी। जब कोई ऑब्लिगेटरी डॉक्यूमेंट ऑब्लाइजर के हाथ में होता है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो आप बॉन्ड्स पैसे दे के खरीद सकते हैं। तो जब आपने बॉन्ड खरीदा है और उसका कागज़ आपके हाथ में है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि आपने उसकी कंसिडरेशन दे के, अपनी कंसिडरेशन दे के उस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करके वो बॉन्ड हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे इलस्ट्रेशन से। अब आप जब सेक्शन 114 आगे देखेंगे ना, तो उनमें इलस्ट्रेशन के ही इलस्ट्रेशंस को ही एक्सप्लेन करते हुए सर्टेन एग्जांपल्स ऐसे भी दे रखे हैं जहाँ पे कोर्ट ऐसे प्रिजम्पशंस नहीं कर पाएगा, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे कोर्ट ऐसे प्रिजम्पशंस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एग्जांपल्स है। ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये प्रोविजन मे प्रिज्यूम को दर्शाता है। मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट उपधारणा कर सकेगा, मतलब या तो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोर्ट एविडेंस मांग सकता है या फिर जो अपोजिट पार्टी है वो उस एविडेंस को रिवर्ट कर सकती है। तो ये थे बर्डन ऑफ प्रूफ के हमारे जनरल और स्पेसिफिक प्रोविजंस। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ नए प्रिजम्पशंस आए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम जो चैप्टर 3 है हमारा फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उसे भी हम अगले लेक्चर में साथ में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।